चलिए सीधा इस केस की गहराइयों में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम नीट 2026 परीक्षा घोटाले की एक औपचारिक जांच कर रहे हैं। हम इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क की एक एक परत खोलेंगे, मतलब एक सुरक्षित समझे जाने वाले स्ट्रांग रूम के टूटने से लेकर नासिक और व्हाट्सएप के जरिए फैले उस विशाल डिजिटल जाल तक। हम हर उस सबूत को खंगालने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और ये मामला इतना संगीन क्यों है, ये समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 22,79,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने सारे छात्रों का भविष्य इस एक सुनियोजित ऑपरेशन के कारण दांव पर लग गया। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व संकट है और इसीलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हमने सबूतों के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, स्ट्रांग रूम में हुई वो शुरुआती सेंधमारी। दूसरा, नासिक से हरियाणा तक फैली वो पाइपलाइन। तीसरा, डिजिटल ट्रेल का अहम खुलासा। चौथा, सॉल्वर गैंग्स के काम करने का वो शातिर तरीका। और आखिर में कोर्ट का क्या फैसला रहा और भविष्य के लिए क्या सुधार किए गए हैं। तो चलिए अपनी जांच के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। स्ट्रांग रूम में हुई वो पहली सेंधमारी। 5 मई की सुबह सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परीक्षा सामग्री आखिर कैसे खतरे में पड़ गई। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। सुबह 7:12 पर मुख्य संदिग्ध पंकज कुमार कैंपस में बड़ी आसानी से घुसता है। फिर 7:53 पर स्ट्रांग रूम का सामने का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली खेल शुरू होता है 8:02 पर, जब ये संदिग्ध चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर करीब 1.5 घंटे बाद 9:23 पर वो आराम से पेपर की तस्वीरें लेकर वहां से निकल जाता है। अब सवाल ये है कि इतना सब हो कैसे गया। तो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये सेंधमारी अंदर के लोगों की मदद के बिना मुमकिन ही नहीं थी। स्कूल के प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने कथित तौर पर पीछे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, और इसके बदले में क्या मिला? पोस्ट डेटेड चेक्स के रूप में मोटी रिश्वत। इसी मिलीभगत ने उस मास्टरमाइंड को अपना टूलकिट लेकर अंदर जाने और पेपर की फोटो खींचने का पूरा मौका दे दिया। हजारीबाग की ये घटना तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द नासिक हरियाणा पाइपलाइन। देखते हैं कि ये सब एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कैसे बदल गया। यहां से हमें एक बेहद ही शातिर और कोऑर्डिनेटेड सप्लाई चेन देखने को मिलती है। सबूत बताते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। वहां से उस लीक हुए पेपर की एक सिंगल फिजिकल कॉपी सीधे हरियाणा भेजी गई। फिर बड़ी ही चालाकी से इसके 10-10 कॉपियों के 5 अलग अलग सेट तैयार किए गए, और देखते ही देखते इन्हें आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना और खुद हरियाणा के तय इलाकों में पहुंचा दिया गया, बिल्कुल एक परफेक्शन के साथ काम करने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क की तरह। कागजों के इस हेर फेर को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे अहम सेक्शन पर, डिजिटल ट्रेल का खुलासा। क्योंकि फिजिकल कॉपीज से भी तेज एक और चीज थी जिसने इस आग को हवा दी, और यहीं एंट्री होती है व्हाट्सएप की। नासिक से निकली वो एक कॉपी पलक झपकते ही एक विशाल डिजिटल नेटवर्क में फैल गई। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का पर्दाफाश किया जिसका नाम ही काफी कुछ कह देता है, प्राइवेट माफिया। करीब 400 मेंबर्स वाले इस ग्रुप को खास तौर पर लीक पेपर अपलोड करने के लिए ही बनाया गया था। इसमें सख्त हिदायत थी कि कोई भी मटेरियल इस नेटवर्क के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है ऐसा हुआ नहीं। यहां से ये पेपर्स कोचिंग सेंटर्स से जुड़े अनगिनत टेलीग्राम चैनल्स के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गए। इस लीक की सटीकता का सबसे पुख्ता सबूत तब मिला जब जांचकर्ताओं ने राजस्थान से एक हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर बरामद किया। इसमें कुल 60 प्रश्न थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 60 प्रश्न असली परीक्षा के पेपर से वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। मतलब परीक्षा से कई दिन पहले ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 600 नंबरों के एकदम सटीक प्रश्न इस डिजिटल नेटवर्क में धड़ल्ले से घूम रहे थे। इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके को और गहराई से समझने के लिए अब हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है इन सॉल्वर गैंग्स के अंदर की दुनिया। इस ब्लैक मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज था। ये सॉल्वर गैंग असल में एक बहुत ही सीक्रेट इंटरस्टेट क्रिमिनल नेटवर्क होता है। इनका काम सिर्फ पेपर बेचना नहीं है,
जो छात्र खुद परीक्षा नहीं देना चाहते, उनसे भारी भरकम रकम लेकर ये उनकी जगह किसी प्रॉक्सी या डमी कैंडिडेट को भी बैठा देते हैं। इस पूरे जाल में ऐसे हैंडलर्स शामिल थे जिन्हें मेन एग्जाम से एक दिन पहले ही पूरा पेपर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाता था। और ये सब हो रहा था एक बहुत बड़े लालच के लिए। जरा इस रकम पर गौर करते हैं, 40 लाख रुपए। शुरुआत में एक पेपर की कीमत 40 लाख रुपए तक लगाई गई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आती गई और पेपर कई जगहों पर फैल गया, तो एक ही रात में इसकी कीमत धड़ाम से गिरकर सिर्फ 30,000 रुपए रह गई। इनके ग्राउंड ऑपरेशंस एकदम सटीक और संधे हुए थे। 4 मई को हैंडलर्स को पीडीएफ मिलता है, फिर लर्न बॉयज हॉस्टल नाम की एक जगह पर धड़ाधड़ इसके प्रिंटआउट निकाले जाते हैं। कैंडिडेट्स को एक सीक्रेट ड्रॉप ऑफ लोकेशन से टैक्सियों में भरकर लाया जाता है और फिर एग्जाम से ठीक पहले पूरी रात उन्हें जवाब रटाने के सेशंस चलते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए का अलग से रेट फिक्स था। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, हमारा 5वां सेक्शन, द वर्डिक्ट एंड द फिक्स। इतने बड़े खुलासे के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा और आगे के लिए क्या सुधार किए गए हैं, चलिए उसे डीकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऑफिशियल ऑर्डर डॉक्यूमेंट की जिसने इस पूरे मामले की कानूनी दिशा तय की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल था। उन्होंने ये बात मानी कि हजारीबाग और पटना जैसे शहरों में पेपर लीक हुआ था, जिसका फायदा करीब 155 छात्रों को मिला। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये लीक इतना भी सिस्टमैटिक या व्यापक नहीं था कि पूरी की पूरी नेशनल लेवल की परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। उनका तर्क था कि ऐसा करने से पूरे देश का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पटरी से उतर जाएगा और उन लाखों बेगुनाह छात्रों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी जिन्होंने अपनी मेहनत से ये परीक्षा दी है। और इस पूरी कानूनी खींचतान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प वाकया भी हुआ। फिजिक्स के एक सवाल को लेकर इतनी कंफ्यूजन हो गई कि आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की एक टीम को बुलाना पड़ा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि केवल चौथा विकल्प ही सही उत्तर है, और सिर्फ इस एक सवाल के क्लैरिफिकेशन के बाद लाखों छात्रों की रैंकिंग पूरी तरह से बदल गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या। पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी कागजी बुकलेट्स का फिजिकल ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी है। नई गाइडलाइंस के तहत अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के जरिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर डिलीवरी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही अब एआई बेस्ड सीसीटीवी निगरानी और चेहरे की पहचान करने वाली बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल भी अनिवार्य किया जा रहा है। और ऐसे माफियाओं में खौफ पैदा करने के लिए सरकार ने 2024 का नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है। अब ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर 3 से 10 साल की पक्की जेल होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर किसी एग्जाम सेंटर की मिलीभगत पाई गई तो सर्विस प्रोवाइडर को भी नहीं बख्शा जाएगा और ये सारे अपराध अब गैर जमानती कर दिए गए हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब कागजी पेपर्स की जगह इनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई कैमरे ले रहे हैं, लेकिन क्या ये नई तकनीकें सच में इस हाई स्टेक्स एग्जाम माफिया के शातिर चालों से हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगी? इन नए कड़े कानूनों और सिक्योरिटी अपडेट्स का असली टेस्ट तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।